नमस्कार बच्चों। अध्याय 8 हमारा चल रहा था। अध्याय 8 के अंदर हम लोगों ने जो है प्रतिरक्षी की संरचना तक पूरा विस्तार से अध्ययन कर लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। यहाँ तक हमने विस्तार से बात जो है वो कर ली थी। प्यारे बच्चों, आज इसके आगे बात करेंगे। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलर्जी का। किसका रहेगा? एलर्जी का। प्यारे बच्चों, एलर्जी की बात करते हैं तो एलर्जी जो है वो क्या होती है उसकी बात करते हैं। जब हमारा शरीर कुछ कारकों के प्रति संवेदनशील हो जाता है या एलर्जन के प्रति क्या हो जाता है? संवेदनशील हो जाता है। किसके? एलर्जन के प्रति क्या हो जाता है? संवेदनशील हो जाता है। तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? एलर्जी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? एलर्जी बोला जाता है। और जिन कारकों के द्वारा एलर्जी उत्पन्न होती है उन कारकों को एलर्जन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलर्जन जो है वो कहा जाता है। जिन कारकों के कारण जो एलर्जी उत्पन्न होती है उन कारकों को क्या बोला जाता है? एलर्जन कहा जाता है। ये एलर्जन या एलर्जी के कारक जो होते हैं इनमें धूल के कण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? धूल के कण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो परागकण हो सकते हैं, ठीक है, आदि। ठीक है, धूल के कण है, परागकण है, आदि क्या हो सकते हैं? एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक जो है हो सकते हैं। एलर्जी के कारण शरीर के अंदर IgE की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा? IgE की मात्रा, ठीक है। अर्थात जो इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद में अगर बात करें तो एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों के कारण हमारे शरीर की जो मास्ट कोशिकाएं हैं, कौन है? हमारे शरीर की मास्ट सेल्स जो हैं, कौन सी सेल? मास्ट सेल्स जो हैं वो हिस्टामिन व सीरोटोनिन रसायनों का स्रावन करती हैं। किसका? हिस्टामिन और सीरोटोनिन, इन पदार्थों का क्या करती हैं? जो है स्रावन करती हैं, जो एलर्जी के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? शरीर में एलर्जी के कारण बनते हैं। इसके अलावा एलर्जी के कारण शरीर में अनेक लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। उन लक्षणों की अगर बात करें कि लक्षण जो हैं वो कौन कौन से होंगे, एलर्जी होने पर कौन कौन से लक्षण होंगे, तो प्यारे बच्चों सभी को पता है एलर्जी होने के बाद में बार बार जो है वो छींकें आती हैं। बार बार क्या आना शुरू हो जाती हैं? छींकें आती हैं। पानी बहना व श्वास लेने में क्या हो जाती है? कठिनाई हो जाती है। आंखों व नाक से क्या बहता है? पानी बहता है। इसके अलावा आंखें जो है वो लाल रहती हैं, ठीक है। श्वास लेने में भी क्या रहती है? कठिनाई रहती है। इसके अलावा अगर बात करें तो छींक जो है वो बार बार आती है। ये ध्यान रखना, छींक क्या है? बार बार आती हैं। एलर्जी जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। गले से संबंधित, चेहरे से संबंधित, नाक से संबंधित, आंखों से संबंधित, ठीक है, अन्य त्वचा से संबंधित। तो ठीक है, तो अगर बात करें तो इसमें छींक का बार बार आना, श्वास लेने में कठिनाई होना, आंखों व नाक से पानी का बहना, ठीक है, ये इसके मुख्य कुछ लक्षण हैं। एलर्जी का कोई विशेष इलाज नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है कि जिससे पूर्णतः ये कहा जा सके कि ये दवाई लेने पर ये ठीक हो जाएगा। तो इसका ऐसा कोई इलाज जो है वो नहीं है। बस इलाज इसका यही है कि जिन एलर्जी कारकों के द्वारा या एलर्जी के जो कारक होते हैं उनसे बचाव ही इसका क्या मान सकते हैं हम लोग? इलाज मान सकते हैं। उनसे हमें बचना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के द्वारा कुछ एंटीजेविक औषधि जो है एड्रेनलिन व स्टेरॉइड जो है वो दी जाती हैं, जो इनके लक्षणों को जो है एलर्जी के लक्षणों को कुछ हद तक क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। एलर्जी के लक्षणों को क्या कर देते हैं? कुछ हद तक क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों बात करते हैं आगे के टॉपिक की। ये तो एलर्जी से संबंधित टॉपिक था, बिल्कुल ईजी सा आपके टॉपिक था। इसके बाद में स्व प्रतिरक्षा की बात करते हैं। स्व प्रतिरक्षा,
देखिए प्यारे बच्चों, स्व प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो जब हमारे शरीर की कोशिकाएं स्वतः ही नष्ट होना शुरू हो जाती हैं, स्व का मतलब होता है स्वतः ही। जब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स जो हैं, वो स्वतः ही क्या होना शुरू हो जाती हैं, नष्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है, स्व प्रतिरक्षा कहा जाता है। शरीर की कोशिकाओं के स्वतः ही नष्ट होने की क्रिया को क्या बोला जाता है, स्व प्रतिरक्षा कहा जाता है। और ऐसे रोग जो होते हैं उन्हें स्व प्रतिरक्षी रोग कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्व प्रतिरक्षी रोग जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ऐसे रोग क्या कहलाते हैं, स्व प्रतिरक्षी रोग जो है वो कहलाते हैं। जैसे एक रोग है संधिशोथ रोग है, आम्रवती संधिशोथ रोग, ये एक प्रकार का अगर बात करें तो स्व प्रतिरक्षी रोग है। कैसा रोग है ये, स्व प्रतिरक्षी रोग जो है वो होता है। इसके बाद में बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, जिसकी परिभाषा मैं पहले आपको बहुत बार बता चुका हूं। इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र की अगर बात करें तो हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने के लिए जो तंत्र पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। रोगों से लड़ने वाला तंत्र, रोगों से लड़ने वाला तंत्र, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र। उसी प्रकार से एक होता है प्रतिरक्षा तंत्र, जो रोगों से लड़ने का काम करता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो लसिका ग्रंथियों व लसिकाणुओं द्वारा बना हुआ होता है। किसके द्वारा बना हुआ होता है ये, लसिका ग्रंथियों, लिप ग्लैंड्स, लसिका ग्रंथियों एवं लसिकाणुओं द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम कि लसिका ग्रंथियां क्या होती हैं, लसिकाणु क्या होते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है, परिभाषा बता दी मैंने आपको। और प्रतिरक्षा तंत्र में क्या क्या होते हैं, लसिका ग्रंथियां होती हैं और लसिकाणु होते हैं। अब एक शब्द लिख रहा हूं मैं, लसिकाभ अंग, लसिकाभ अंग। देखिए प्यारे बच्चों, लसिकाभ अंग की अगर बात करें तो लसिकाभ अंग वे अंग होते हैं जहां पर लसिकाणुओं का निर्माण व परिपक्वन होता है। किसका, जहां पर लसिकाणुओं की, किसका, जहां पर ऐसे अंग जहां पर लसिकाणुओं का निर्माण एवं परिपक्वन होता है, एवं क्या होता है, परिपक्वन होता है। वे अंग कौन से अंग कहलाते हैं, वे अंग कौन से अंग कहलाते हैं, लसिकाभ अंग जो है वो कहलाते हैं। और ये अंग जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये अंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक लसिकाभ अंग और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग। ठीक है, लसिकाभ अंग कौन से होते हैं, ऐसे अंग जहां पर लसिकाणुओं का निर्माण व परिपक्वन होता है। दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक व द्वितीयक। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक की। एक नंबर पे बात करते हैं प्राथमिक कौन से होते हैं। प्यारे बच्चों, प्राथमिक की अगर बात करते हैं तो अस्थि मज्जा व थाइमस ग्रंथि जो है वो प्राथमिक लसिकाभ अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अस्थि मज्जा, जहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है वयस्क व्यक्ति में, अस्थि मज्जा एवं थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। ये जो अंग होते हैं ये कौन से अंग होते हैं, प्राथमिक लसिकाभ अंग जो हैं होते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर लसिकाणुओं का निर्माण व परिपक्वन होता है। कहाँ पे, अस्थि मज्जा व थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि हृदय के पास जो स्टर्नम वाला भाग है उसके नीचे उपस्थित होती है। ये थाइमस ग्रंथि जो होती है, इसकी बात हम लोगों ने कक्षा 11 के अंदर की थी। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, ये हृदय के पास जो स्टर्नम वाला भाग होता है उसके नीचे उपस्थित होती है। और थाइमस ग्रंथि आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ ये क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है और वृद्ध व्यक्ति के अंदर बिल्कुल सिकुड़ जाती है। इसके बाद में बात करते हैं द्वितीयक अंग
द्वितीयक लसीकाभ अंगों की बात करते हैं। द्वितीयक लसीकाभ अंग, प्रश्न 1 नंबर का पूछ सकता है, प्राथमिक लसीकाभ अंग कौन से होते हैं, या किसे कहते हैं द्वितीयक लसीकाभ अंग कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको प्राथमिक लसीकाभ अंग में क्या बताना होगा, अस्थि मज्जा और थाइमस, यहाँ पर लसीकाणुओं का परिपक्व निर्माण होता है। तो पहले बच्चों द्वितीय लसीकाभ अंग में बात करते हैं। तो लसीकाणु प्राथमिक लसीकाभ अंग होते हैं, इनके अंदर कौन बन जाते हैं, लसीकाणुओं का निर्माण हो जाता है। लसीकाणुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। निर्माण होने के बाद परिपक्व होकर जो प्राथमिक हमने लसीकाभ अंगों के पढ़े थे, उनसे वो द्वितीयक लसीकाभ अंगों में आते हैं। जैसे अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि के अंदर कौन बन गए, लसीकाणु बन गए। कौन बन गए, लसीकाणु जो है वो बन गए, और इनका निर्माण और परिपक्व होने के बाद में ये किस में पहुंचेंगे, द्वितीयक लसीकाभ अंग में पहुंचेंगे। किस में पहुंचेंगे, द्वितीयक लसीकाभ अंग में पहुंचेंगे। जैसे इनके उदाहरणों की बात करें तो आप लोग उदाहरण के रूप में टॉन्सिल बता सकते हो। कौन, टॉन्सिल, पलिया। ठीक है, अस्थि मज्जा और थाइमस में तो निर्माण होता है, बाद में ये इनमें आ जाते हैं, टॉन्सिल, पलिया, शुदांतर। ठीक है, ये इनके अंदर जो भी संरचनाएं होती हैं उनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जिनमें पैर है, कर्मी रूपी परिसेशिका है जिसे अपेंडिक्स बोला जाता है। ठीक है, इन सबको क्या बोला जाता है, द्वितीयक लसीकाभ अंग कहा जाता है। और यहाँ पर लसीकाणु जो है क्रिया करके एंटीजन को क्या कर देते हैं, नष्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद में जो लसीकाणु है वो एंटीजन से क्रिया करके और उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। एंटीजन से क्रिया करके उसे क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एंटीजन से क्रिया करके उनको क्या करते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। तो लसीकाभ अंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक लसीकाभ अंग। अब एक लास्ट टॉपिक आज का, और वो महत्वपूर्ण बहुत है, आप लोग उसको ध्यान से सुनोगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एक मैं शब्द लिख रहा हूँ, श्लेष्म संबंधित लसीकाभ ऊतक। श्लेष्म, कई बार परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया है। लसीकाभ संबंधित श्लेष्म संबंधित लसीकाभ ऊतक, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MALT। अब MALT क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, श्लेष्म की अगर बात करें तो श्लेष्म को इंग्लिश में म्यूकोसिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, म्यूकोसिल। म्यूको, हिंदी में लिख देता हूँ, म्यूकोसिल। ठीक है, एम का क्या होगा, म्यूकोसिल। संबंधित का मतलब होता है एसोसिएटेड। ठीक है, लसीकाभ का क्या हो गया, लिम्फोइड, अर्थात एल का लिम्फोइड, और टी का क्या हो गया, टिश्यू। ठीक है, म्यूकोसिल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये हमारे शरीर के अंदर जो मूत्र मार्ग और क्षुधांतर होते हैं, मूत्र मार्ग और क्षुधांतर जो भाग होता है, उनमें सूक्ष्म जीव की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार से पाए जाते हैं। अर्थात ऐसा बोल सकते हैं, मूत्र मार्ग व क्षुधांतर में सूक्ष्म जीव की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उन विशेष प्रकार के ऊतकों को क्या बोला जाता है, श्लेष्म संबंधित लसीकाभ ऊतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्लेष्म संबंधित लसीकाभ ऊतक जो है वो बोला जाता है। ये मानव शरीर के लसीकाभ ऊतक का 50% होता है। कितने प्रतिशत, 50% होता है। टोटल लसीकाभ का कितना होता है, लसीकाभ ऊतक का 50% होता है। तो इसका पूरा नाम और ये कहाँ पर स्थित होते हैं, ऊतक, और ये क्या काम करते हैं, सूक्ष्म जीव से सुरक्षा का कार्य जो है वो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से प्रतिरक्षा वाला टॉपिक पूरा हो गया आपके। इसके बाद में कल वाले टॉपिक के अंदर हम एड्स की बात करेंगे। एड्स रोग जो विषाणु जनित HIV वायरस द्वारा होता है, उसकी शुरुआत जो है वो करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।